इसमें पहला टॉपिक है हमारा अर्बन एयर पॉल्यूशन से संबंधित। कंटेक्स्ट क्या है कि कमीशन फॉर द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM हैज़ इम्प्लीमेंटेड अ ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान अक्रॉस द इंटायर NCR हाईलाइट द इशू ऑफ अर्बन एयर पॉल्यूशन इन इंडिया। तो ये एक संस्था जो है उसने जो है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, जो विंटर में दिल्ली और NCR के आसपास जो पॉल्यूशन हो जाता है तो उससे निपटने के लिए जो एक्शन लिया जाता है उस एक्शन को इम्प्लीमेंट करने की वाली एजेंसी जो है, मतलब लागू करवाने वाली एजेंसी कमीशन फॉर द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है। और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सेवरिटी के हिसाब से, मान लीजिए थोड़ा सा कम पॉल्यूशन है, फिर मॉडरेट पॉल्यूशन हुआ, एक्सट्रीम पॉल्यूशन हुआ, सुपर एक्सट्रीम पॉल्यूशन हुआ, तो इसके हिसाब से जो है वहाँ की लोकल गवर्नमेंट को यहाँ से CAQM मतलब कमीशन ऑफ द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के द्वारा जो है दिशा निर्देश मिलता है कि ये चीज़ें लागू हो जानी चाहिए ताकि पॉल्यूशन से बचा जा सके, पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। तो पहले हम देखते हैं कि ये जो कमीशन फॉर द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ये इंस्टीट्यूशन है क्या चीज़। तो जो ये इंस्टीट्यूशन है इसको ये एक स्टेचुटरी बॉडी है, मतलब कानून द्वारा पास करा के इस बॉडी को जो है कमीशनिंग किया गया था ये नेशनल कैपिटल रीजन में जो है और एडजॉइनिंग एरिया में पॉल्यूशन से संबंधित जो है गतिविधियों को देखरेख करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। ये तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है। इसके पावर क्या है, टू टेक ऑल सच मेजर्स इशू डायरेक्शन, मतलब मेजर डायरेक्शन और फॉर द प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द एयर क्वालिटी लाइफ इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। मतलब जो दिल्ली और NCR के क्षेत्र हैं वहाँ पर इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन से संबंधित क्या क्या मेजर्स होने चाहिए, क्या डायरेक्शन होना चाहिए और एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, ये सब जो है एक तरीके का ये इसका रोल और पावर है कि इससे संबंधित दिशा निर्देश वो जारी करता है। और इट्स ऑर्डर ओवरराइड दोज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड अदर केसेस इन द कलेक्शन। मतलब ये एक तरीके से दिल्ली NCR रीजन का जो है एक तरीके से सुप्रीम बॉडी है, क्योंकि इसका जो ऑर्डर होगा वो जो स्टेट गवर्नमेंट हुआ, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ, चाहे पॉल्यूशन, मतलब इसके जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसको भी जो है ओवरराइड करेगा, मतलब उनके डिसीजन को इससे ज़्यादा मान्यता मिली हुई है। चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो जो चेयरपर्सन होंगे उन पे जो है एटलीस्ट जो है उनका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, 15 साल उससे ज़्यादा होना चाहिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और पॉल्यूशन कंट्रोल के संबंध में, साथ ही साथ 25 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रशासनिक कार्य में, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में। तो ये हुआ हमारा कमीशन फॉर द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से संबंधित। तो इनके द्वारा जो है ग्रेडेड रिस्पांस जो है प्लान जो है जारी किया गया था, एक्शन प्लान जारी किया गया था दिल्ली एयर पॉल्यूशन से संबंधित। तो अब ये ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान क्या होता है कि ये एक तरीके का इमरजेंसी रिस्पांस है टू इम्प्रूव द एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल ऑफ द दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स को इम्प्रूव करने के लिए एक तरीके का इमरजेंसी रिस्पांस है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार, डायरेक्शन के हिसाब से जो है इसको जो है क्रिएट किया गया था कि आप जो है एक मतलब रिस्पांस एक्शन होना चाहिए आप पॉल्यूशन से संबंधित। किस केस में, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को इम्प्रूव करने के लिए 4 स्टेज में जो है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जो है वो तैयार किया गया। पहला जो है, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से 300 के बीच में है तो इसको हम बोलते हैं एयर क्वालिटी को पुअर कैटेगरी है, तो उसके हिसाब से जो है दिशा निर्देश जारी होते हैं। स्टेज 2 है कि वेरी पुअर कैटेगरी, जिसमें कि AQI जो है आपका 301 से 400 रहता है। फिर सेवियर कैटेगरी जो है उसमें 401 से 450 और 450 से अगर ज़्यादा है एयर क्वालिटी इंडेक्स तो हम उसको बोलते हैं सेवियर प्लस कैटेगरी, और इसमें जो टाइप का इमरजेंसी हो जाता है। कुछ डाटा फैक्ट देख लेते हैं एयर पॉल्यूशन से संबंधित जो है इंडिया में। तो एक्सटेंड ऑफ एयर पॉल्यूशन इंडिया जो है एक रिपोर्ट है IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024-25। इसके अनुसार जो है इंडिया जो है वर्ल्ड्स 5th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है, विश्व की 5वीं सबसे मुख्य पॉल्यूटेड कंट्री है। 13 ऑफ द वर्ल्ड्स 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी आर इन इंडिया, मतलब 20 मुख्य शहरों में से 13 शहर इंडिया में हैं जो वर्ल्ड के सबसे पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं। बर्नीहाट एक आसाम और मेघालय बॉर्डर पे है शहर, वो जो है वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है, मतलब नंबर 1 पे है बर्नीहाट। और दिल्ली जो है सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है, नेशनल कैपिटल सिटी जो है सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड है, जो कि लगातार 6 साल से बना हुआ है। और 10 टाइम्स मोर देन 10 टाइम्स एनुअल 2.5 लेवल प्रिस्क्राइब बाई द WHO गाइडलाइंस रिकॉर्डेड इन द 35% ऑफ द डेंसिटी। मतलब जो WHO का जो गाइडलाइंस है कि कितना जो है पर्टिकुलर मैटर 2.5 होना चाहिए, उसके गाइडलाइंस से जो है 10 गुना से भी ज़्यादा जो है हमारे शहरों में जो है 35% शहरों में जो है हमारा PM 2.5 पर्टिकुलर मैटर 2.5 जो है वो मिलता है। मतलब कितना सीवियरिटी है पॉल्यूशन से संबंधित। कारण क्या होते हैं इस पॉल्यूशन का, तो विंटर वेदर कंडीशन लाइक टेम्परेचर इन्वर्सन। तो दिल्ली में जो पॉल्यूशन होता है एक तो टेम्परेचर इन्वर्सन होता है। टेम्परेचर इन्वर्सन मतलब कि जैसे जैसे जो है एक नॉर्मल लैप्स रेट होता है कि जैसे जैसे ज़मीन की सतह से हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर घटते जाता है।
विंटर सीजन में क्या होता है कि टेम्परेचर इन्वर्सन होता है दिल्ली में, मतलब जो है हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर घटने के बजाय जो है टेम्परेचर वहाँ पे बढ़ जाता है। बढ़ जाने की वजह से जो है जो अपर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है दिल्ली की वो हेवी होती है। हेवी होने की वजह से जो है नीचे का जो पॉल्यूटेंट जो इन्वायरमेंट है, गैसेस है, एयर है, वो इधर जो है मतलब लो टेम्परेचर होने की वजह से, हेवी होने की वजह से जो है यहाँ ऊपर नहीं जा पाती हैं और नीचे ही ट्रैप हो जाती हैं। तो ये हुआ टेम्परेचर इन्वर्सन के चलते जो है एक पॉल्यूशन, ठीक है, जो इसके चलते ट्रैपिंग ऑफ द पॉल्यूटेंट्स हो जाता है। नैरो स्ट्रीट्स विथ टॉल बिल्डिंग, और जो नैरो स्ट्रीट्स हैं, बिल्डिंग बहुत ऊंचे हैं। ट्रांस बाउंड्री पॉल्यूशन, मतलब जो है जैसे हरियाणा पंजाब वगैरह में जो है स्टेबल बर्निंग के चलते जो पॉल्यूटेंट्स आते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं यहाँ पे। ओवर अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते जो ग्रीन्स और ब्लू स्पेसेस हैं वो क्या है रिड्यूस होते जा रहे हैं। वेटलैंड्स वगैरह जो है समाप्त होते जा रहे हैं, जो कि एक नेचुरल फिल्टर का कार्य करते थे। लोअर स्टैंडर्ड ऑफ द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड व्हेन कंपेयर टू द WHO गाइडलाइंस। और इंडिया का जो इंडिया में जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है रिकमेंड करने वाली एजेंसी है, नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है, उसका जो अगर स्टैंडर्ड को देखा जाए तो वो बहुत कम मतलब बहुत ज़्यादा रखा गया है। मतलब कंपैरिजन, जैसे कि अगर WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से पर्टिकुलर मैटर जो होता है 2.5 ये जो होना चाहिए 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए। यहाँ पे जो है इंडिया में जो है NAQS के द्वारा 40 माइक्रोग्राम दिया हुआ है। पर्टिकुलर मैटर 10 जो है वो 15 WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से है और इंडियन गाइडलाइंस है 60। वहीं पर जो है NO2 जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो 10 WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन हमारा जो है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी जो स्टैंडर्ड है वो बोलता है कि आपका 40 तक भी अलाउ है। तो इस तरीके से हमने ऑलरेडी जो है अपना टारगेट ही इतना कम रखा है कि हम बस अगर इतना भी अगर मेंटेन करते हैं, अगर पर्टिकुलर मैटर 2, 10 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो भी जो है हम जो है सीवियर पॉल्यूशन की कैटेगरी में रहेंगे अकॉर्डिंग टू द WHO गाइडलाइंस। इम्पैक्ट क्या है इस टाइप की पॉल्यूशन से? तो सबसे बड़ा जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जो हार्ट वगैरह डिसीज होते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, इरिटेशन इन द आई, मतलब आंख में इरिटेशन, ब्लैक कार्बन, ग्राउंड लेवल ओजोन कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन। और इसके चलते जो है ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन भी जो है एक तरीके से प्रमोट करते हैं। तो स्टेप्स क्या क्या लिए गए हैं पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए? तो एक तो वह सबसे ज़्यादा जो है पॉल्यूशन अगर दिल्ली का जो एक्चुअल में है तो वो क्या है, एमिशन फ्रॉम द व्हीकल्स, ठीक है। तो उस व्हीकुलर एमिशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया कि हम जो है पहले जो है हम ये सोच रहे थे कि BS ये भारत स्टैंडर्ड 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 4 के बाद 5 को स्किप करके सीधे 6 में जंप किया। तो लीप फ्रॉग जंप किया हमने BS 6 की तरफ, मतलब जो हम गाड़ियाँ यूज करते हैं, एंड व्हीकल स्टैंडर्ड 2020 नेशन वाइड, ठीक है। हमने ट्रांजिशन किया कहाँ पे, 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। अब जैसे जो हमारा जो पेट्रोल है उसमें 20% जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रहा है। तो मतलब जो पेट्रोलियम हमारा जो पहले यूज होता था, जो हाइड्रोकार्बन बेस्ड जो पेट्रोलियम था, उस पर डिपेंडेंसी भी कम करने के लिए, और साथ साथ हाइड्रोकार्बन बेस्ड जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उससे जो है कार्बन ज़्यादा निकलता था, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का यूज़ करने लगे। फिर जो इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी के लिए भी जो है ना PM E-ड्राइव स्कीम, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 ये लॉन्च किया गया, ताकि जो है हम शिफ्ट कर सकें पेट्रोल और डीजल बेस्ड व्हीकल से इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। फिर सतत एक इनिशिएटिव चालू किया गया फॉर क्रिएटिंग कंप्रेस्ड बायोगैस इकोसिस्टम। तो कंप्रेस्ड बायोगैस सिस्टम को डेवलप करने के लिए सतत इनिशिएटिव चालू किया गया। फिर जो है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड डाटाबेस सिस्टम जो है वो रिलीज किया गया। सफ़र पोर्टल पे जो है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च जो है सफ़र पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसमें जो है एयर क्वालिटी से संबंधित जो है डेटा शेयर किए जाते हैं। क्लाउड सीडिंग जो है वो भी किया गया। क्लाउड सीडिंग मतलब जो है एक तरीके से एयर पॉल्यूशन से कॉम्बैट करने के लिए क्लाउड सीड करना, फिर एक तरीके से आर्टिफिशियल बारिश भी कराना, ये सब चीज़ें जो है वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया बाय द IIT कानपुर टू कम्बैट एयर पॉल्यूशन। तो दिल्ली गवर्नमेंट जो है अप्रूव किया क्लाउड सीडिंग ट्रायल्स को भी। ये इससे संबंधित जो है बहुत सारे एक्शन लिए गए हैं। तो क्लाउड सीडिंग में क्या किया जाता है, एक तरीके से आर्टिफिशियल रेन को इंड्यूस्ड करने के लिए एक तरीके का साइंटिफिक वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक है, जिसमें जो है डिस्पर्सन एजेंट लाइक सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है इनटू मॉइस्ट बेरिंग क्लाउड टू इंक्लूड प्रेसिपिटेशन। मतलब जो है जैसे सिल्वर आयोडाइड के एरोसॉल के रूप में जो है हम इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं, मॉइस्चर मॉलिक्यूल्स वगैरह जो वाटर बियरिंग होते हैं एटमॉस्फेयर में, अपर एटमॉस्फेयर में, वो यहाँ पे जो आके डिपॉजिट होते जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, कहाँ पे, सिल्वर आयोडाइड के ऊपर। और जब धीरे धीरे जब ये हेवी हो जाता है ये पार्टिकल्स, तो फिर ये आर्टिफिशियल रेन के रूप में जो है प्रेसिपिटेशन के रूप में जो है वो ड्रॉप हो जाता है।
तो ये जो है कंडक्टेड ऑन एग्जिस्टिंग नेचुरल क्लाउड्स एंड डज नॉट क्रिएट क्लाउड्स, ठीक है। और इसमें सीडिंग एजेंट क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड एज ए सीडिंग एजेंट यूज किया जाता है। इसको IIT कानपुर के द्वारा जो है दिल्ली में यूज किया गया था। अदर केमिकल जो यूज किया जा सकता है, पोटेशियम आयोडाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस, ये भी यूज किया जा सकता है। एक जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसको एयर क्वालिटी इंडेक्स को जो है 6 पार्ट में 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर और सीवियर, 6 कैटेगरी रखा गया है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स का रेंज 0 से 50 है तो वो गुड है, 50 से 100, 100 से 200, इस टाइप से कैटेगराइज इसको किया गया है। बेसिक इसमें जानने वाली बात यह है कि ये जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो मेजर क्या क्या करता है, कौन कौन से पोल्यूटेंट मेजर करता है। तो उसमें पर्टिकुलर मैटर 10, PM 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन 3, अमोनिया और लेड, ये जो है बेसिकली जो है ये 8 आइटम्स जो है, 8 पॉल्यूटेंट्स जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉल्यूटेंट्स जो है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के द्वारा मेजर किए जाते हैं। ये जो है हमको मतलब ये डेटा फैक्ट्स याद करना है, जैसे PM 10 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, फिर आपका ये अमोनिया और लेड हो गया। तो ये जो है हमको रिमेंबर करना है। और इसके मतलब जो है ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जैसे भी मतलब सीवियर होते जाता है तो क्या क्या जो है हमारे हेल्थ पे इसका असर पड़ता है, ये इसके डेटाज दिए हुए हैं। तो ये हुआ हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी पॉल्यूशन, अर्बन पॉल्यूशन से संबंधित डिस्कशन। ये जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड है 2025 में दिया गया है, तो ये दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। किस कैटेगरी पे दिया जाता है कि रिकॉग्नाइज्ड बेस्ट परफॉर्मेंस सिटी कंडक्टेड अक्रॉस 130 सिटीज़ अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो मतलब नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत जो है 130 शहरों में सर्वेक्षण किया जाता है और उसकी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा। ये जो कैटेगरी बांटा गया है, जैसे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत जो है 3 कैटेगरी बांटी गई है शहरों की, 130 शहर में जो हम सर्वेक्षण करते हैं उसमें कैटेगरी 1 जो है उसमें 10 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन वाले शहर को रखा गया है। कैटेगरी 2 में जो है जो शहर 3 से 10 लाख तक के पॉपुलेशन में है उसको रखा गया है, और तीसरा जो कैटेगरी है वो 3 लाख से कम के पॉपुलेशन वाले शहर हैं। तो इसमें जो है 11 बेस्ट परफॉर्मिंग सिटीज़ को जो है अवार्ड दिया गया है, जो 130 नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत जो है। तो जो कैटेगरी 1 है जो 10 लाख से ऊपर है उसमें नंबर 1 पे है इंदौर, नंबर 2 पे है जबलपुर और नंबर 3 पे आगरा और सीरत दोनों शहर हैं। तो सबसे जो मिलेनियम सिटी जिसको बोलते हैं 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन में इंदौर, जबलपुर फर्स्ट और सेकंड हो गए, आगरा, सूरत थर्ड रैंक पे हो गए। जो सेकंड कैटेगरी है 3 से 10 लाख के पॉपुलेशन के बीच में, तो नंबर 1 है अमरावती, सेकंड नंबर पे है झांसी और थर्ड नंबर पे मुरादाबाद और अलवर जो है थर्ड नंबर पे है। 3 लाख से कम पॉपुलेशन वाले जो शहर हैं उसमें देवास नंबर 1 पर है, पारवानू जो है शहर जो है वो नंबर 2 पे है और अंगुल जो है नंबर 3 पे है। रैंकिंग क्राइटेरिया क्या है इसमें कि जैसे बायोमास और म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट की जो बर्निंग होती है, रोड के डस्ट्स होते हैं और कंस्ट्रक्शन वगैरह से चाहे वेस्ट वगैरह के जो है डेमोलिशन और डिस्ट्रक्शन से जो डस्ट एमिट होते हैं उसको काउंट किया जाता है। वेहिकुलर पोल्यूशन जो है गाड़ियों से निकलने वाला एमिशन और इंडस्ट्रियों से निकलने वाला जो है एमिशन उसको जो है इसमें इस कैटेगरी में जो है मापा जाता है। तो नेशनल क्लीन एयर एक्शन प्लान जो है उसका जो ओरिजिन हुआ था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है वो 131 शहर में, उसमें जो है एक तो मिलियन प्लस सिटी है ही, और जो 10 लाख से पॉपुलेशन नहीं भी अचीव कर पाए हैं उनको भी ऐड किया गया है। तो जो नॉन अटेंड किए हैं मिलियन और जो मिलियन अटेंड कर लिए हैं उनको जो है इंक्लूड किया गया है 24 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में से, मतलब 131 शहर है। इसमें क्या क्या मेजरमेंट किया जाएगा इसमें, तो मतलब रिड्यूस करने का जो टारगेट है इसमें, एक तो पर्टिकुलर मैटर जो है 10 जो है उसको जो है रिड्यूस करना है कहाँ 40% तक, या जो है जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी जो स्टैंडर्ड था उसके हिसाब से जो है 2025-26 तक में उस 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर जो है लेवल पर्टिकुलर मैटर 10 का होता है वहाँ तक हमको पहुँच जाना है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है इसमें, CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है नेशनल लेवल की, और एक प्रणा पोर्टल है, पोर्टल फॉर द रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटी। नॉन अटेनमेंट सिटी मतलब वो शहर जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, तो वो जो है ये प्रणा पोर्टल जो है इस चीज़ को जो है पर्टिकुलर 10 मीटर को जो है वो जो है मॉनिटर करेगा और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को।
तो ये हुआ हमारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम और जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण से संबंधित डिस्कशन। नेक्स्ट हमारा है एरोसॉल से संबंधित। कंटेस्ट क्या है कि साइंटिस्ट जो है वो एट्रीब्यूट किए हैं, वो एक मतलब जो है प्रकाश डाले हैं कि किस तरीके से सोलर डिमिंग हो रहा है और डिक्लाइनिंग सनशाइन आवर। तो सनशाइन आवर है जो डे लाइट वगैरह होता है वो किस तरीके से रिड्यूस होता जा रहा है ओवर द लास्ट 30 ईयर। पिछले 3 सालों में अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो सनशाइन का जो घंटा होता है, मतलब एक तरीके से दिन की जो उजाले होते हैं वो उसकी इंटेंसिटी घटते जा रही है टू हायर एंथ्रोपोजेनिक एरोसॉल एमिशन। और उसका रीज़न क्या है कि एंथ्रोपोजेनिक मानव जनित जो है एरोसॉल का एमिशन हो रहा है, उसके चलते जो है सनशाइन आवर्स चाहे सोलर डिमिंग हो रहा है। तो एरोसॉल होते क्या है? तो एरोसॉल होते हैं क्या है कि ये टीनी छोटे एकदम सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक एयर में जो है सस्पेंडेड होते हैं गैसियस मीडियम में, ठीक है। वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर में जो है सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है। प्राइमरीली जो है मतलब जो टाइप होते हैं, जो प्राइमरीली एरोसॉल के जो टाइप है वो डायरेक्टली एमिटेड होते हैं पार्टिकल्स कहाँ से? सी स्प्रेस, डस्ट, स्मोक्स, वोल्केनिक एश, सूट्स, ब्लैक कार्बन जिसको बोलते हैं, ये सब जो है एक तरीके से एरोसॉल के प्राइमरी एरोसॉल के एग्जाम्पल है। जब सेकेंडरी एरोसॉल की बात करें तो वो जो है फॉर्म्ड फ्रॉम द गैसेस थ्रू द केमिकल रिएक्शन, मतलब जो है डायरेक्ट मतलब जो है वो एरोसॉल का रूप नहीं होते हैं, लेकिन बनते कैसे हैं, फॉर्मेशन कैसे होता है? थ्रू द केमिकल रिएक्शन, जैसे कि सल्फेट्स फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एमिशन और द बायोमास बर्निंग। तो ये जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो एरोसॉल जनरेट होते हैं उसको हम सेकेंडरी एरोसॉल बोलते हैं। एरोसॉल का इम्पैक्ट क्या होता है? तो एक्ट एज ए कंडेंसेशन न्यूक्लियर, मतलब जो है जैसे क्लाउड्स के जो ड्रॉपलेट्स वगैरह जो होते हैं वो जो है एरोसॉल के मतलब जो है न्यूक्लिक पे आके डिपोजिट होते हैं, तो उसके चलते जो है वो जो ड्रॉपलेट्स हैं क्लाउड्स के उनकी लाइफ जो है लंबी हो जाती है। इसके चलते जो स्काईज जो है हमारा जो मतलब आसमान जो है वो क्लियर नहीं रहता है, हमेशा ना कुछ क्लाउडी टाइप का इन्वायरमेंट रहता है, ठीक है। उससे जो है सनलाइट जो है वो डायरेक्ट नहीं आ पाती है। तो एक एज एरोसॉल यहाँ क्या करता है? कंडेंसेशन न्यूक्लियस का काम करता है। दूसरा क्या है कि क्लाइमेट और वेदर को कैसे इन्फ्लुएंस करता है ये? थ्रू द हीटिंग, कूलिंग, क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होता है? ड्यू टू एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग ऑफ द सनलाइट। तो ये एक तरीके से जब मतलब जो अपर एटमॉस्फेरिक कंडीशन में जब एरोसॉल पाया जाता है तो वो इफेक्ट करता है हीटिंग, कूलिंग और क्लाउड फॉर्मेशन के साइकिल को, और इसके चलते क्लाइमेट और वेदर जो है इफेक्ट होते हैं। फिर क्या है? डस्ट डिलीवर्स न्यूट्रिएंट्स इम्पैक्टिंग इकोसिस्टम्स लाइक अमेजन रेन फॉरेस्ट फर्टिलाइजेशन। तो अमेजन रेन फॉरेस्ट के फर्टिलाइजेशन को भी एक तरीके से मतलब जो है इम्पैक्ट करता है। कैसे कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो डिलीवर करता है। तो देखिए किसी चीज़ का भी एक्सेस, जैसे फर्टिलिटी एक अच्छी चीज़ है, उत्पादकता बढ़ती है, लेकिन कोई भी चीज़ अगर एक्सेस में है तो वो टॉक्सिक है। इवन आपका कोई भी बॉडी में विटामिन प्रोटीन का डिफिशियंसी हार्मफुल है, तो ओवर एक्सेस जो है विटामिन प्रोटीन की मतलब जो है अगर बॉडी में कंसंट्रेशन है तो भी वो टॉक्सिक हो जाता है। सेम उसी टाइप का फर्टिलिटी रेट अगर इन्वायरमेंट की बढ़ जाती है तो भी जो है वो इन्वायरमेंट के लिए डिग्रेडेशन का कार्य करता है। तो एरोसॉल इसमें भी जो है एक निगेटिवली इम्पैक्ट करता है। फिर एक है कि एसोसिएट विद द टॉम्बे इफेक्ट। ये जो टॉम्बे इफेक्ट बोलता है कि जो है जो ये एरोसॉल का जो है कैस्केडिंग इफेक्ट या निगेटिव इफेक्ट कैसे पड़ता है कि जैसे एंथ्रोपोजेनिक एरोसॉल जो एमिशन होता है उसके ऊपर जो टिनी क्लाउड पार्टिकल जो डिपोजिट होते जाते हैं वो और ब्राइट होते जाते हैं, और ब्राइट होने की वजह से जो है एल्बेडो इफेक्ट जो बोलते हैं, जैसे सन आया, ये जो टिनी क्लाउड पार्टिकल्स है इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है, वाइटनेस ज़्यादा है, तो जो सनलाइट्स आया और रिफ्लेक्ट हो जाता है, और रिफ्लेक्ट हो जाने की वजह से जो है वो धरती पे आ नहीं पाता है। इससे जो है लैंड मास हमारा जो है और कूल होता जा रहा है। तो क्लाउडिंग मतलब एक तरीके से जो कूलिंग इफेक्ट जो है वो क्रिएट कर रहा है अर्थ पे। कूलिंग इफेक्ट के चलते जो है ये भी इन्वायरमेंट को एक तरीके से एडवर्सली जो है अफेक्ट कर रहा है। तो ये हुआ एरोसॉल से संबंधित कुछ न्यूज। अब इससे रिलेटेड कुछ जो है टॉपिक्स देखते हैं कि अर्बन विंड स्टीलिंग इफेक्ट क्या होता है। एक तरीके से जो है ना अर्बन विंड स्टिल्टिंग इफेक्ट जो है वो क्रिएट किया जाता है किसके द्वारा? जैसे कि मान लीजिए कोई रूरल एरिया है, थार डेजर्ट हुआ, नॉर्थ इंडिया की हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये जो फिनोमेना जो है नॉर्थ इंडिया में जो है नोटिस किया गया है। तो थार डेजर्ट हुआ, तो ऐसे जगहों पे जो है पॉल्यूशन वगैरह जब निकलता है तो जो शहर है वहाँ पे वो इंटर नहीं कर पाता है। वो जो पॉल्यूटेंट्स एरोसॉल वगैरह जो है ग्रामीण क्षेत्रों से निकलते हैं तो शहरी क्षेत्र में नहीं इंटर कर पाते हैं, क्योंकि जो अर्बन एरिया का जो टॉल्स बिल्डिंग होती हैं वो एक तरीके से एक बैरियर का काम करती हैं। तो यही हुआ अर्बन विंड स्टीलिंग इफेक्ट। तो इसके चलते जो ये जो रूरल एरिया का जो पॉल्यूशन है एरोसॉल है वो अर्बन एरिया में नहीं आ पाता है, तो अर्बन एरिया जो है ज़्यादा क्लीन दिखता है कंपेयर देन रूरल एरिया के। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो ज़्यादा पॉल्यूटेंट और एरोसॉल पॉल्यूटेंट जो है वो दिखते हैं रूरल एरिया में कंपेयर देन अर्बन एरिया के।
तो ये जो है फिनोमेना जो है हमको नॉर्थ इंडिया पर्टिकुलरली दिल्ली वगैरह के आसपास जो है, और दिल्ली के नॉर्थ इंडिया इंडो गंगेटिक प्लेन के रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में हमको दिखता है। इसके चलते क्या होता है, कास्ट बाय द वीकेंड सरफेस विंड, मतलब सरफेस विंड की मौजूदगी नहीं होती है या तो कमज़ोर होती है। और दूसरा जो अर्बन स्ट्रक्चर जो है उसके चलते चलिए टॉल बिल्डिंग्स वगैरह जो है एक तरीके का बैरियर का कार्य करते हैं। तो जो 43% सिटी जो है नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ इंडिया में जो है, जो कि इंडो गंगेटिक प्लेन एरिया में है, हैड लोअर एरोसॉल लेवल देन नियर बाई रूरल एरिया। मतलब 43% जो एरोसॉल अर्बन एरिया में कम मिलते हैं कंपेयर देन रूरल एरिया के, एज ए सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लॉक्ड एरोसॉल पोल्यूशन फ्लोइंग विद द विंड। तो ये जो है एक स्टडी सामने आई है, और ये स्टडी किसके द्वारा किया गया है, IIT भुवनेश्वर के द्वारा जो है किया गया है नॉर्थ इंडियन सिटीज़ को लेकर के। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वाटर पॉल्यूशन से संबंधित। तो वाटर रिवर स्ट्रेच, कंटेक्स्ट क्या है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साथ साथ जो है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर के पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेच फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द वाटर क्वालिटी 2025 जो है उन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, ये जो प्रोग्राम दोनों के द्वारा जो है, दोनों इंस्टीट्यूशन के द्वारा, नेशनल पॉल्यूशन सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जो है एग्जीक्यूट किया जाता है। नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम ये चलाया जाता है। CPCB ने इनिशिएट किया है एक्सरसाइज ऑफ आइडेंटिफाइंग कंट्रीज पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेच सिंस 2009, मतलब 2009 से जो है पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेच जो है वो जो है मतलब जो है एक पॉलिसी एक्सरसाइज करती है, जिसमें जैसे मान लीजिए कि गंगा रिवर है, तो कानपुर और प्रयागराज ये 2 पॉइंट है। ठीक है, 2 पॉइंट पे अगर ज़्यादा हाईली पॉल्यूशन है, जो थ्रेशोल्ड है उससे ज़्यादा पॉल्यूशन है, जैसे उसमें बहुत सारा क्राइटेरिया है, जैसे BOD वगैरह मेजर करते हैं, COD मेजर करते हैं, तो अगर ये जो मिनिमम क्राइटेरिया से ऊपर आता है तो इसको हम बोलते हैं कि रिवर स्ट्रेच। मतलब यहाँ पे जो है एक तरीके का जो है काउंटिंग जनगणना, चाहे काउंटिंग मतलब जो है काउंटिंग एक तरीके से मेजरमेंट पॉल्यूशन का हमको किया गया है। ये PRS क्या है कि 2 और मोर पॉल्यूटेड लोकेशन ऑन ए रिवर, मतलब 2 पर्टिकुलर जो है मेजर पॉल्यूशन वाले जो लोकेशन है उसको जो है मेजर किया जाता है वो दोनों के बीच में। इन कंटिन्यूस सीक्वेंस आर कंसिडर एज ए स्ट्रेच एंड आइडेंटिफाई एज ए PRS, तो उसको जो है पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेच कहा जाता है 2 लोकेशन के बीच के क्षेत्र। क्राइटेरिया क्या है मेजर करने का, कि जो पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेच हम कैसे मेजर करते हैं, तो पहला क्राइटेरिया है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर 3 मिलीग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर का सैंपल उठाएंगे और उसमें 3 मिलीग्राम जो है अगर BOD आता है तो वो जो है पॉल्यूटेड हो जाता है। तो 2 ऐसे पॉइंट पे अगर ये जो सैंपल 3 मिलीग्राम पर लीटर से ऊपर आता है तो हम बोलते हैं उसको पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेच। BOD क्या करता है, BOD एक तरीके का इंडिकेटर है वाटर क्वालिटी से संबंधित। जैसे क्या होता है कि अगर जैसे इस पानी में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है तो ऑर्गेनिक मैटर को मतलब जो है इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो जितना ऑक्सीजन का डिमांड करेगा, ये जो 1 लीटर पानी में जितना ऑक्सीजन डिमांड होगा इस ऑर्गेनिक मैटर को जो है ब्रेक डाउन करने के लिए, वो हो जाता है BOD एक्सेस। BOD वही है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और जितना ज़्यादा ये डिमांड होगा उतना ही रिवर को हम पॉल्यूटेड मानते हैं। कैटेगरी क्या है कि 5 प्रायर क्लासेस, मतलब 1 से लेकर 5 तक जो है उस क्लासिफिकेशन में बांटा गया है बेस्ड ऑन द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को ऑब्जर्व करने के बाद। जैसे कि प्रायोरिटी क्लास 1 जो है उसमें मॉनिटरिंग लोकेशन एक्सिट BOD कंसंट्रेशन ऑफ 30.1 मिलीग्राम पर लीटर, मतलब जो है जो प्रायोरिटी क्लास 1 की कैटेगरी में अगर कोई आता है तो वो आएगा जिसमें कि 30.1 मिलीग्राम पर लीटर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का कंसंट्रेशन है अगर, तो वो है प्रायोरिटी। वैसे जो है उसी हिसाब से जो है इसको ग्रेडिंग किया गया है। अभी तक जो है पॉल्यूटेड स्ट्रेच अगर देखा जाए तो 296 रिवर स्ट्रेच जो है वेयर पॉल्यूटेड ऑन 271 रिवर्स, मतलब 271 नदियों का जो है सर्वे किया गया, उसमें 296 जो है रिवर स्ट्रेच जो है हमको मिला है, और 645 रिवर असेस्ट किया गया अक्रॉस द 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में। टोटल नंबर ऑफ PRS हैज़ डिक्रीज फ्रॉम द 351 इन 2018 टू 296 इन 2025, मतलब जो है 2018 में हमको पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेच जो है 351 था 2018 में, वो अभी घट करके 296 2025 में हो गया है। जियोग्राफिकल अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो महाराष्ट्र के पास जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ जो है पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेच जो है वो कितना है 54। नोटेबल PRS कहाँ पे है, तो यमुना नदी दिल्ली में है, साबरमती अहमदाबाद, चंबल मध्य प्रदेश में, तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में, और साराबंग जो है तमिलनाडु में। ये मेनली जो है नोटेबल जो है पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेच है, और सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेच का किसी स्टेट में अगर स्प्रेड है तो वो महाराष्ट्र में। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से संबंधित हम एक बार देख लेते हैं कि इसका जेनेसिस जो है स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974, मतलब इसको जो है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट के तहत और साथ साथ जो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट
पॉल्यूशन एक्ट 1980 के तहत जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया है। मतलब ये दोनों चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए जो है इसको पावर एंड फंक्शन दिए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो है इसकी जो है नोडल एजेंसी है, इसके अंतर्गत ये आते हैं। की फंक्शन क्या है कि क्लीननेस ऑफ द स्ट्रीम एंड वेल, ठीक है, नदियों का जो स्ट्रीम्स होता है, वेल्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, कंट्रोल अबेटमेंट ऑफ द वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, अबेटमेंट करना, प्रोवाइड टेक्निकल सर्विस टू इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो टेक्निकल मतलब इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री को भी ये टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करते हैं अंडर द 1986 के इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। इनके द्वारा की प्रोग्राम जो है इनिशिएट किए गए हैं, उसमें से नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, वाटर क्वालिटी असेसमेंट अंडर द नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, इसके द्वारा जो है रन किए जाते हैं। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल की बात की जाए तो मतलब इसका ये जो है ये यूनियन लेवल का हो गया सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। हर एक स्टेट में स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, ये कंस्टिट्यूट किया गया है अंडर द सेम एक्ट। मतलब ये एक तरीके का ये जो है जिस एक्ट के तहत CPCB इस्टेब्लिश हुआ था उसी एक्ट के तहत जो है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस्टेब्लिश किया गया था। और ये जो है SPCB जो है CPCB का एक तरीके का सप्लीमेंट का काम करता है, उसका ऑक्सिलरी के टाइप का कार्य करता है। टू इम्प्लीमेंट द इन्वायरमेंटल लॉ एंड रूल्स विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट। तो स्टेट की ज्यूरिसडिक्शन में जो है इन्वायरमेंटल के प्रोटेक्शन से संबंधित जो लॉ है उसको इम्प्लीमेंट करने का ये कार्य करता है। और पावर टू इम्पोज इन्वायरमेंटल कंपनसेशन, CPCB के पास क्या पावर है इन्वायरमेंटल कंपनसेशन से संबंधित? तो एज पर द सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से जो है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कैन इम्पोज, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मतलब स्टेट और सेंटर दोनों कैन इम्पोज और कलेक्ट जो है इन्वायरमेंटल कंसेशन अंडर द वाटर एक्ट 1974 और एयर एक्ट 1981। मतलब ये वाटर एक्ट और एयर एक्ट के तहत अगर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है तो उसको कंपनसेट जो है कलेक्ट करने का, इम्पोज करने का जो है कंपनसेशन ये दोनों मतलब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को मिला हुआ है। और इन केस ऑफ इन्वायरमेंटल डैमेज बाय द एरिंग एंटिटी और व्हेन डैमेज इज इमिनेंट फॉर और नॉट फॉर एवरी वायलेशन। तो मतलब जो है पॉल्यूशन से संबंधित अगर कोई है घटनाएं हैं तो उसके से संबंधित जो भी है पेनल्टी इम्पोज करने का अधिकार इन संस्थाओं को मिला है। इट इज़ ए डिस्टिंक्टिव फॉर द प्यूनिटिव एक्शन अंडर द एक्ट। और ये जो है एक डिस्टिंक्टिव मतलब एक तरीके प्यूनिटिव एक्शन है ताकि इस पॉल्यूशन प्रोटेक्शन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से संबंधित जो एक्ट है उसके कॉम्प्लियंस हो पाए। लीगल फ्रेमवर्क क्या है? नदियों को रिजुविनेशन से संबंधित मतलब नदियों को पुनर्जागरण से संबंधित जो है कुछ फ्रेमवर्क जो है तैयार किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वेरियस गवर्नमेंट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उसको हम देख लेते हैं। तो लीगल फ्रेमवर्क में पहला है कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974। इसके तहत जो है ये जो एजेंसी है वो प्लानिंग और रेगुलेशन इन्वायरमेंटल मैटर से संबंधित करती है। इसके अंतर्गत CPCB और SPCB का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। फिर दूसरा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है जो कि स्टैंडर्ड को जो है एक स्टैंडर्ड बनाता है इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज से संबंधित। वेस्ट मैनेजमेंट का रूल है, उसके हिसाब से जो है सॉलिड वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट और ई वेस्ट को नोटिफाई किया गया कि किस किस कैटेगरी के वेस्ट को सॉलिड वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट और ई वेस्ट की मतलब कैटेगरी में रखेगा और उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा, मैनेजमेंट होगा। रिवर रिजुविनेशन मतलब रिवर के पुनर्जागरण से संबंधित मतलब उसके पॉल्यूशन को अबेटमेंट और जो है नॉर्मल अविरल धारा जिसको बोलते हैं निर्मल धारा अविरल धारा जो प्रोग्राम है। तो रिवर रिजुविनेशन से संबंधित क्या क्या प्रोग्राम है? तो इसमें पहला प्रोग्राम है नमामि गंगे प्रोग्राम। इसमें क्या करते हैं कि सुपरसीडेड गंगा एक्शन प्लान मतलब गंगा एक्शन प्लान पहले चलता था तो उसको जो है एक तरीके से रिप्लेस करके नमामि गंगे प्रोग्राम जो है लाया गया। तो गंगा एक्शन प्लान जो है 1985 में लॉन्च किया गया था। अंडर द मिशन क्या है? नेशनल मिशन फॉर द क्लीन गंगा विथ रिवर बेसिन इज द यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो जो रिवर बेसिन है, रिवर बेसिन मतलब जो है देखिए ये एक नदी है, ठीक है, तो ये नदी का जो फ्लो है इससे आसपास जो एरिया अफेक्टेड भी होता है तो ये पूरा का पूरा जो है रिवर बेसिन की कैटेगरी में आ जाता है। जो एरिया इस नदी के द्वारा फीड होते हैं, जो एरिया इस नदी पे डिपेंडेंट होते हैं उसको बोलते हैं नदी का कैचमेंट एरिया चाहे बेसिन एरिया। तो जो प्लानिंग होगा नमामि गंगे प्रोग्राम के अंतर्गत जो कि गंगा एक्शन प्लान को सुपरसीड करके बनाया गया है उसमें रिवर बेसिन एज ए यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट होगा। नमामि गंगा क्लीन गंगा जो मिशन है रजिस्टर्ड एज ए 2011 अंडर द सोसाइटीज ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 एक्ट एज ए इम्प्लीमेंटेशन आर्म्स ऑफ द नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, ठीक है। और इसमें 2 टियर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है कंप्रोमाइजिंग गवर्निंग काउंसिल एक होता है और दूसरा एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है और दोनों जो हेडेड बाई क्या होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ द NMCG। NG जो रिवर बेसिन अथॉरिटी जो है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी जो है ये इसको कॉन्स्टिट्यूशन किया गया था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। इसके पहले जो है नेशनल गंगा काउंसिल को हटा करके इसको रिप्लेस किया गया।
उसी के तर्ज पे यमुना एक्शन प्लान 1983 में भी लॉन्च किया गया था। ये जो था यमुना एक्शन प्लान जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब कि सेंटर ने इसको प्रपोज किया गया था, सेंटर ने इसको प्रपोज किया, लेकिन इम्प्लीमेंट किसको करना है, स्टेट्स को करना है। इसमें स्कीम ऑफ नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के तहत इट आइडेंटिफाई स्ट्रेचेस ऑफ द रिवर एक्सक्लूडिंग गंगा बेसिन। तो गंगा बेसिन को एक्सक्लूड करके जो है यमुना एक्शन प्लान चालू किया गया था। नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम जो है भी इसके अंतर्गत भी जो है यमुना एक्शन प्लान चल रहा है। सीवेज ट्रीटमेंट और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो स्कीम जो चल रही है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें एक है अटल मिशन फॉर द रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो अमृत मिशन जो चल रहा है शहर के जो है रिजुवेनेशन और ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित, तो उसके तहत भी जो है नदियों को क्लीन करने का प्रोग्राम, गंगा नदी चाहे यमुना नदी को क्लीन करने का प्रोग्राम चलता है। फिर स्मार्ट सिटीज़ मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, ये भी जो है नदियों को क्लीन करने के लिए उसकी रिजुवेनेशन की बात करते हैं। तो ये हुआ हमारा रिवर से के क्लीनिंग से, रिजुवेनेशन से संबंधित और पॉल्यूशन के अबेटमेंट से संबंधित टॉपिक डिस्कशन। नेक्स्ट है हमारा डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी। तो डिसैलिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो साल्टी वाटर होते हैं, चाहे वो ओशियन का हो, चाहे ओशियन के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं जहाँ ब्रेकिस वाटर मिलता है, वहाँ के जो है साल्टी वाटर को जो है एक तरीके से प्यूरीफाई करके उसके साल्ट को रिमूव करके फ्रेश वाटर तैयार किया जाता है, चाहे पोर्टेबल वाटर तैयार किया जाता है। तो उससे संबंधित जो है कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जो नई आई हुई हैं। अभी क्या है कि आईआईटी बॉम्बे के द्वारा जो है साइंटिस्ट ने डेवलप किया है कि लोटस लीफ लाइक सोलर इवापोरेटर्स जो है उन्होंने डेवलप किया है। ठीक है, ये जो इवापोरेटर्स जो है साल्ट वाटर का ट्रीटमेंट करेगा किसके थ्रू द हाइड्रोफोबिक ग्रेफिन बेस्ड मटेरियल दैट कैन फैसिलिटेट वाटर डिसैलिनेशन। मतलब जो हाइड्रोफोबिक ग्रेफिन बेस्ड जो है मटेरियल को एक लोटस लाइफ के शेप में जो है रख करके उसके वाटर को इवापोरेट करके जो है एक तरीके से डिसैलिनेशन का एक प्रोसेस है। डिसैलिनेशन के जो प्रोसेस बेसिकली जो है दो टाइप के हैं जो टेक्नोलॉजीज़ हैं। एक तो टेक्नोलॉजी जो है बेस्ड है थर्मली मतलब हीट से संबंधित है। दूसरा मेम्ब्रेन्स बेस्ड जो है टेक्नोलॉजी है। जो थर्मल बेस्ड टेक्नोलॉजी है उसमें क्या करते हैं कि जो सलाइन वाटर है उसको हीटअप किया जाता है। ठीक है, हीट करने के बाद जो है जो वाटर वेपर्स जनरेट होते हैं उसको कलेक्ट करके कंडेंस करके डिस्टिलेशन के प्रोसेस के माध्यम से जो है प्योर वाटर जो है बनाया जाता है। ठीक है, तो ये वाली जो टेक्नोलॉजी है थर्मल बेस्ड टेक्नोलॉजी जो है वो ज़्यादातर जो है सी वाटर को किया जाता है डिसैलिनेशन के लिए। दूसरा जो है मेम्ब्रेन्स में जो टेक्नोलॉजी है वो फीड वाटर जो है वाटर को जो है एक तरीके से पंप के माध्यम से सेमी परमिबल मेम्ब्रेन्स से जो है फिल्टर आउट किया जाता है, जिससे जो है जो डिजॉल्व सॉलिड्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं और प्योर वाटर जो है वो रह जाता है। होता क्या है इसका यूज जो है ब्रेकिस वाटर के डिसैलिनेशन में किया जाता है। मतलब जो है ब्रेकिस वाटर वहाँ पे पाया जाता है, जैसे ओशियन का वाटर और ये फ्रेश वाटर, ये दोनों के बीच का जो वाटर होता है उसको बोलते हैं हम ब्रेकिस वाटर। तो ब्रेकिस वाटर के फिल्टर के डिसैलिनेशन के लिए हम मेम्ब्रेन्स बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो इस सब कैटेगरीज है कि मतलब जो है इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें दिए हुए हैं कि मतलब जैसे कि मेरिट क्या है कि रिड्यूस मैक्सिमम सैलिनिटी कंसंट्रेशन डिमांड्स लेस इनपुट इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसमें जो है मेम्ब्रेन्स बेस में लेस स्पेस जो है ऑक्यूपाई करता है। तो इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं। और फिर डिमेरिट से कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स जो है उसका यूज होता है हाई कॉस्ट, क्योंकि देखिए वाटर को हीटअप करना पड़ेगा तो हीटअप का सोर्स कुछ ना कुछ होगा, तो कोल वगैरह यूज़ करते हैं हीटअप के लिए, तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होता है, कॉस्ट ज़्यादा इन्वॉल्व होता है और क्रोजन का भी जो है इशू आता है। फिर जो मेम्ब्रेन्स बेस होता है इसमें जो है स्मेल आता है, मेंटेनेंस कॉस्टली होता है जो मेम्ब्रेन्स वगैरह के। तो इस टाइप के कुछ इश्यूज़ हैं। कहाँ पे ये टेक्नोलॉजी चल रही है, तो जो हमारा थर्मल बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है तो लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन प्लांट कहाँ पे है, कावरत्ती में अभी रन कर रहा है। मिनिकॉय और अगत्ती आइसलैंड लक्षद्वीप में ये रन कर रहे हैं थर्मल बेस्ड जो है डिसैलिनेशन प्रोग्राम। निमेली सी वाटर डिसैलिनेशन प्लांट जो है तमिलनाडु में जो है जो ब्रेकिस वाटर के लिए मेम्ब्रेन्स बेस्ड टेक्नोलॉजी अभी चल रही है। तो ये हुआ हमारा जो है साल्ट वाटर, जो साल्टी वाटर होता है, सलाइन वाटर होता है, उसके डिसैलिनेशन से संबंधित डिस्कशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो कुछ मिसलेनियस दिया हुआ है कि रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज़ का जो है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने है कुछ इंडस्ट्रियल के पॉल्यूशन के बेसिस पे उसको रिवाइज कैटेगरी किया हुआ है। तो इस कैटेगरी में जो है जिससे सेक्टर को क्वालिफिकेशन मतलब जो क्लासीफाइड किया गया है इंडस्ट्रीज़ को रेड, ऑरेंज, ग्रीन, वाइट और एक नया कैटेगरी ऐड किया गया है न्यू ब्लू कैटेगरी। तो जो क्लासिफिकेशन किया गया है और जो मेथोडोलॉजी यूज किया गया है उसमें एक पॉल्यूशन इंडेक्स है।
इसकी वैल्यू जो है 0 से 100 के बीच में रखी गई है पॉल्यूशन इंडेक्स की। और जैसे जैसे ये जितना 0 से ऊपर जाते जाएगा 100 के आसपास, तो वैसे वैसे पॉल्यूशन की जो सेविरिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। तो जो वैल्यू इंक्रीज हो रहा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ पॉल्यूशन लोड। मतलब जितना ज़्यादा वैल्यू रहेगी उतना पॉल्यूशन का प्रेशर, पॉल्यूशन का लोड वो ज़्यादा है। जो पीआई को कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल दैट इज इवैल्यूएटिंग पोटेंशियल ऑफ वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड हजार्डस वेस्ट जनरेशन फ्रॉम द पर्टिकुलर सेक्टर। मतलब किस सेक्टर से कितना ज़्यादा जो है वाटर पॉल्यूशन का ज़्यादा खतरा है, एयर पॉल्यूशन का ज़्यादा खतरा है और हजार्डस वेस्ट जो है निकलने का ज़्यादा खतरा है, तो उसको जो है पॉल्यूशन इंडेक्स में जो है ज़्यादा नंबर मिलता है और उसको ज़्यादा सेवरिटी और ज़्यादा पॉल्यूशन लोड का मतलब जो है कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ये जो फॉर्मुलेट किया गया था 2016 में फॉर्मुलेट किया गया था टू हार्मोनाइज क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री बाई असाइनिंग इक्वल वेटेज टू द स्कोर अराइजिंग ड्यू टू वाटर, एयर और हजार्डस वेस्ट। मतलब एयर, वाटर, एयर और हजार्डस वेस्ट से जितना पॉल्यूशन होता है तो इसके डेटा को हार्मोनाइज करने के लिए, मतलब इसमें कुछ क्लासिफिकेशन में कुछ इस टाइप का बायसनेस ना रह पाए, एक ट्रांसपेरेंट जो है क्लासिफिकेशन करने के लिए जो है एक तरीके से ये क्राइटेरिया में फिक्स किया गया और इसी के हिसाब से इसको स्कोर अलॉट किया जाता है। तो इसमें अब हम देखते हैं कि मतलब जो है जो क्राइटेरिया है पॉल्यूशन इंडेक्स के हिसाब से, तो क्या क्या क्राइटेरिया के हिसाब से कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो जैसे रेड, ऑरेंज, ग्रीन, वाइट और ब्लू जो है क्राइटेरिया है। तो जैसे रेड जिसमें पॉल्यूशन इंडेक्स जो है 80 से ऊपर अगर है तो इसमें जो है जिसका पॉल्यूशन इंडेक्स 80 से ऊपर है उसको रेड की कैटेगरी में रखा गया है। तो इसमें क्या डिफरेंस है इसमें? तो इसमें क्राइटेरिया ये है कि जो रेड कैटेगरी के इंडस्ट्रीज हैं जिसकी पॉल्यूशन इंडेक्स 80 से है तो इनको जो है अलाउ नहीं है। नो रेड कैटेगरी इंडस्ट्री सेल नॉर्मली बी परमिटेड इन इकोलॉजिकल फ्रेगाइल एरिया और प्रोटेक्टेड एरिया। मतलब जो इकोलॉजिकल फ्रेगाइल एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया है, वहाँ पे रेड कैटेगरी की इंडस्ट्री जो है वो इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है। अब फ्रेगाइल एरिया क्या है? जैसे कि हमारा वेस्टर्न घाट है, मैंग्रोव्स वगैरह एरिया है, चाहे अभी अरावली के जो इकोलॉजी है, इकोसिस्टम है, वहाँ पे जो इशू चल रहा है वैसे एरिया पे इस टाइप के प्लांट्स जो है परमिटेड नहीं है रन करने के लिए। जिसमें कौन कौन सी इंडस्ट्री है रेड इंडस्ट्री में? सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स, डिस्टिलरीज, सीबीजी प्लांट्स बेस्ड ऑन द इंडस्ट्रियल और प्रोसेस वेस्ट। तो ये टाइप की इंडस्ट्री जो है वो अलाउड नहीं है, ठीक है। रेड टाइप की इंडस्ट्री, जो रेड कैटेगरी की जो इंडस्ट्रीज़ है वो अलाउड नहीं है कहाँ पे? इकोलॉजिकल फ्रेगाइल जोन में। फिर जो ऑरेंज कैटेगरी की इंडस्ट्री जो है वो जिसका जो है पीआई वैल्यू जो है 55 से 80 के बीच में होता है, ठीक है, 55 से 80 के बीच में होता है। तो वैसी इंडस्ट्रीज क्या है कि जैसे ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग, ड्राई सेल बैटरीज और कोल वाशरीज। तो इस कोल वाशरीज, ड्राई सेल बैटरीज, ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग को ऑरेंज कैटेगरी में रखा हुआ है। ग्रीन की कैटेगरी जो है 25 पीआई से लेकर के 25 पीआई के बीच में है, ठीक है। तो ऐसी इंडस्ट्री कौन कौन सी है? तो जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी और डीवीडी बनाती हैं और चिलिंग प्लांट्स वगैरह बनाते हैं। वाइट कैटेगरी की इंडस्ट्रीज जिसमें जो है पीआई वैल्यू है, पॉल्यूशन जो अपना जो है इंडेक्स जो की वैल्यू जो है वो जो है इस कैटेगरी की इंडस्ट्री में नॉन पॉल्यूटिंग, डू नॉट रिक्वायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस एंड कंसेंट। मतलब ऐसे जो वाइट कैटेगरी की इंडस्ट्री है उसको कोई प्लांट लगाने के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जैसे कि असेंबली ऑफ एयर कूलर्स, कार्डबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग और मेडिकल ऑक्सीजन की फैसिलिटीज़। जो ब्लू कैटेगरी की जो इंडस्ट्री है बेस्ड ऑन द सीपीसीबी फार्मूला, तो इसमें क्या क्या है इंक्लूडेड? जो एसेंशियल एनवायरमेंटल सर्विसेज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द डोमेस्टिक हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ एसेंशियल टू कंट्रोल, अबेट एंड मिटिगेट पॉल्यूशन जनरेटेड फ्रॉम देम। तो वो इंडस्ट्रीज़ जिसका मेन फंक्शन क्या है कि एसेंशियल एनवायरमेंटल सर्विस देना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट से संबंधित, तो वैसे इंडस्ट्री को जो है ब्लू बेस्ट कैटेगरी वाली इंडस्ट्रीज में रखा गया है। जिसमें कि जैसे कि म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड सैनिटरी लैंडफिल, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, इस टाइप की जो इंडस्ट्रीज है उनको इस कैटेगरी में रखा गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री को देखा जाए तो इसका बैकग्राउंड क्या है? ओरिजिनेटेड इन 1989 विथ दून वैली उत्तराखंड नोटिफिकेशन, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो है दून वैली नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उसके तहत जो है इन इंडस्ट्रीज का 1989 में क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ था। और जो है ये पॉल्यूशन इंडेक्स के बिहाफ पर जो है कि बेसिस पे जो है क्लासिफिकेशन 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था। क्लासिफिकेशन इज़ फॉर द इंटायर इंडस्ट्रियल सेक्टर, नॉट फॉर द इंडिविजुअल यूनिट। मतलब कोई एक इंडिविजुअल यूनिट के लिए ये क्लासिफिकेशन नहीं है। इसमें क्लासिफिकेशन जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, पावर प्लांट्स,
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मतलब वो इंडस्ट्री का जो इंटायर इंडस्ट्रियल सेक्टर के वाइज जो है इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री को टारगेट रख करके नहीं किया गया है। तो ये हुआ हमारा इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन से संबंधित बेस्ड ऑन द पॉल्यूशन इंडेक्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यू रूल्स फॉर द कंटेमिनेटेड साइट मैनेजमेंट। कंटेक्स्ट क्या है इसका कि इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट ऑफ कंटेमिनेटेड साइट्स रूल 2025, मतलब जो इन्वायरमेंटल में जो कंटेमिनेशन है वेस्ट प्रोडक्ट है उसके मेंटेनेंस और मैनेजमेंट से संबंधित जो है रूल्स नोटिफाई किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट द्वारा। तो इसमें की हाईलाइट्स क्या है कि कंटेमिनेटेड्स कवर क्या है, ये कंटेमिनेंट्स क्या होते हैं। तो ये हजार्डस सब्सटेंस जो कि हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट रूल्स 2016 के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या क्या एक्सक्लूड किए गए हैं, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं, माइनिंग से निकलने वाले वेस्ट होते हैं, ऑयल स्पिल जो सी समुद्र एरिया में हो जाता है, और सॉलिड वेस्ट डंप्स जो कि गवर्न बाई सेपरेट लेजिस्लेशन, मतलब जो है अगर किसी गवर्नमेंट के दूसरे कानून के तहत अगर सॉलिड वेस्ट को डंप किया गया है तो वो इसमें से एक्सक्लूडेड है। ठीक है, तो रिस्पॉन्स लेवल क्या होता है, जो रिस्पांस लेवल है कि डिफरेंट लेवल पे, जैसे एग्रीकल्चर है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो उसको अलग अलग सेपरेट किया गया है और अलग अलग जो है इसका रिस्पांस लेवल होना चाहिए। कंटेमिनेटेड साइट का जो मैनेजमेंट किसके हाथ में है, तो एरियाज वेयर हजार्डस वेस्ट हैज बीन प्रीवियसली डिस्पोज्ड ऑफ पॉल्यूटिंग इट एंड पोजिंग हेल्थ एंड एनवायरमेंटल रिस्क, तो उसका जो है उसको साइट के मैनेजमेंट की बात करता है। तो कैसे मैनेजमेंट होगा, जो हजार्डस वेस्ट जो है एरिया है उसका मैनेजमेंट तो पहले होगा कि आइडेंटिफिकेशन से, कि साइट को पहले आइडेंटिफाई करना है। तो जो साइट को, जो हजार्डस वेस्ट वाला जो साइट है उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आइडेंटिफाई करेगा, और आइडेंटिफाई करने के बाद जो है रिपोर्ट सस्पेक्टेड साइट ट्वाइस अ ईयर टू द इस SPCB, मतलब जो है अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है साइट को ऑब्जर्व कर मतलब जो है आइडेंटिफाई कर लेता है तो वो जो है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जो है साल में 2 बार उसके बारे में रिपोर्ट करेगा। फिर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उस साइट का असेसमेंट करेगा, साइट का विजिट करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, और उससे संबंधित जो डेटास हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को प्रोवाइड करेगा थ्रू द सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल। ठीक है, तो सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जो है CPCB को इन्फॉर्मेशन जाएगा SPCB के द्वारा। फिर आइडेंटिफाई किया जाएगा कौन पॉल्यूटर है वहाँ पे। तो SPCB का जो है बेसिक यहाँ पे रोल है कि वो पॉल्यूटर को, जो प्रदूषण करने वाली एजेंसी है, व्यक्ति है, जो भी है, उसको आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, इफ़ लैंड इज सोल्ड, अगर ज़मीन बिक गया है तो जो न्यू ओनर है वो उसकी लाइबिलिटी है उस पॉल्यूशन से संबंधित। क्लीन करने के लिए क्या प्रोग्राम है, तो ये है कि भाई जो पॉल्यूटर है, जो प्रदूषण करने वाली एजेंसी है, वो उसको क्लीन करना है। मस्ट कैरी आउट ए क्लीन अप प्लान थ्रू द अप्रूवल एजेंसी, मतलब किसी अप्रूवल एजेंसी के द्वारा जो है अपनी क्लीन अप प्रोग्राम को जो है अप्रूव कराना जो है वो पॉल्यूटर का काम है पहले, और उसके चलते जो नुकसान होना है उसकी भी भरपाई करना उसका काम है। और अगर जो है पॉल्यूटर अगर आइडेंटिफाई नहीं होता है, ठीक है, तो जो है इस पे स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो जो है क्लीन अप प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करेगी। और इसके लिए जो फंडिंग की व्यवस्था की गई है वो इन्वायरमेंटल रिलीफ फंड अंडर द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 के तहत जो है वो फंडिंग की व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा करना है, इसके लिए इंश्योरेंस वगैरह है। पेनाल्टी क्या है इसमें, तो स्टेट बोर्ड में इम्पोज फाइन फॉर द फेलियर ऑफ द क्लीन अप। अगर कोई एजेंसी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि इसके द्वारा पॉल्यूशन हुआ है और वो उस एरिया को क्लीन अप नहीं कर पाती है, तो इस पे जो पेनाल्टीज़ वगैरह जो है वो स्टेट बोर्ड जो है इम्पोज करता है। तो ये हुआ हमारा डिस्कशन, जो नया रूल लागू किया गया है कंटेमिनेटेड साइट के मैनेजमेंट से संबंधित। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसबॉर्डी मूवमेंट अमेंडमेंट रूल 2025। कंटेक्स्ट क्या है इसका कि जो ये हजार्डस वेस्ट जो उसके मटेरियल है उसके मैनेजमेंट एंड ट्रांसबॉर्डी मूवमेंट से संबंधित जो है अमेंडमेंट रूल जो इम्प्लीमेंट करने की बात है, तो इसको 1 अप्रैल 2026 से जो है इन्फोर्स कर दिया गया है। किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा। रूल्स में क्या किया गया है कि इसमें जो है इंट्रोड्यूस किया गया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि जो कोई मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, और हजार्डस वेस्ट मतलब अगर जो मैन्युफैक्चरिंग आइटम है वो हजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में आता है, तो जो मैन्युफैक्चरर है उसका जो है जिम्मेदारी बनता है कि एंड ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब जो है ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ और जब ये डिस्पोज होगा एज ए स्क्रैप, तो इसको जो है ये दोबारा रिकवरी भी करना जो है ये प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी है। तो प्रोड्यूसर यहाँ पे क्या करते हैं कि जो लाइफ साइकिल इनिशियल होने से लेकर के एंड होने तक जो है हजार्डस वेस्ट के रिसाइकलिंग का एक तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, जिम्मेदारी एक्सेप्ट करते हैं कि ये इनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये जो है प्रदूषित मटेरियल जो है इन्हीं के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। तो ये वाला जो नोटिफिकेशन है इसके अंतर्गत जो है नॉन फेरस जो मेटल्स हैं
उसको इंक्लूड किया गया है अंडर द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो ईपीआर पॉलिसी जो है ये क्या करता है कि प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड ऑफ द लाइफ मैनेजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग सिस्टम। ठीक है, तो एंड ऑफ द लाइफ मैनेजमेंट है, मतलब शुरुआत से लेकर के उस मटेरियल के लाइफ एंड होने तक के जो है मैनेजमेंट की बात करते हैं। जो ईपीआर सिस्टम है इसको नोटिफाई किया गया था फर्स्ट टाइम जो है ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011 में। तो उस समय जो है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए कंसेप्ट जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें टारगेट क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर जो है अगर प्रोड्यूस करता है तो पहले ये था कि वो 10% तक जो है अपने मटेरियल का जो है यूज करेगा रिसाइकलिंग में। अब उसको बढ़ा करके जो है 75% तक कर लिया गया है 2032 से लेकर के 33 तक में। मतलब 2032-33 2032-33 तक आते तक जो है जो हजार्डस और अदर वेस्ट जो मटेरियल प्रोड्यूस करने वाली कोई मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी है वो अब उस अपने प्रोडक्ट का जो है 75% जो है वो एक तरीके से रिसाइकलिंग कर देगा अंडर द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसका जो सर्टिफिकेशन जारी होगा वो CPCB जिसको बोलते हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जिसका ईपीआर सर्टिफिकेट जारी होगा। और इस ईपीआर सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो है वो 2 साल तक के लिए होती है। तो ये हुआ हमारा जो है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी से संबंधित और हजार्डस वेस्ट के मैनेजमेंट और ट्रांसबोर्डिंग मूवमेंट से संबंधित जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया है।